हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है जो कि नवंबर में स्टार्ट होगा और दिसंबर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबसे पहले उनको सोल्व करें, जिससे हमें एग्जाम के लेवल का पता चल जाएगा और किस पोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैथ्स है, मैथ्स से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम सोल्व करेंगे। तो भाई जो मैथ का पोर्शन है वो 100 में से 15 मार्क्स का होता है और कुछ बच्चे अपने एग्जाम के अंदर मैथ्स को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोगों को मैथ समझ में नहीं आता और कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए 85 का अटेम्प्ट करते हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जिनके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 95% होती है अगर आपने प्रैक्टिस की है। जब आप जीएस का पोर्शन सोल्व करते हैं तो उसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 60 या 70 या कई बार 40% भी हो जाती है। ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि हमें जीएस का क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप मैथ्स को जरूर अटेम्प्ट करें और मैथ्स की प्रैक्टिस करें और देखें कि लास्ट ईयर के जो एग्जाम में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो भाई, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है भाई? एग्जाम है दिल्ली पुलिस और 5/12/2017 को ये पेपर कंडक्ट कराया गया था एसएससी के द्वारा, जिसके अंदर मैथ्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0625। ठीक है, स्क्वायर रूट पूछा गया है भाई हमारा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जिसकी पावर क्या हो, 1/2 हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इसकी पावर क्या है, 2 है, यानी कि 1/2 है। अब जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 625 लिखेंगे, फिर ये क्या है, 4 जीरो नीचे लगाएंगे, इस डेसिमल को सोल्व कर लेंगे और फिर करेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.25। तो 0.25 इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये तो वो बच्चे हैं कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं कि भाई ये क्या है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि भाई ये है भाई स्क्वायर रूट, जिसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है। इसका मतलब होता है 1/2, इसलिए इसको लिखेंगे 0.0625। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो 1/2 होती है। जब इस डेसिमल को सोल्व करेंगे p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 625 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी और इसकी पावर 1/2 आ जाएगी भाई। ठीक है, अब हम इसे 1/2 पावर को हमें सोल्व करना है, इसलिए हम देखते हैं कि भाई ये किसका स्क्वायर है। हमें पता चला कि ये 25 का स्क्वायर है और नीचे वाला किसका है, 100 का स्क्वायर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ऊपर क्या है, पावर 1/2 है। इसलिए क्या होता है कि 2 पावर है और ये 1/2 पावर है, दोनों कैंसिल हो जाती हैं और ये आ जाएगा 25 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और उत्तर आ जाएगा हमारा 0.25। आप अपने एग्जाम के अंदर इस तरीके से सोल्व न करें, ये केवल समझने के लिए है। आपको डायरेक्ट करना है कि स्क्वायर रूट पूछा गया है, तो आपको डायरेक्ट देखना 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। तो सबसे पहले आप 25 लिखेंगे, फिर क्या है, 10,000 है, 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का होता है, फिर 100 लिखेंगे और फिर सोल्व करेंगे, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें। जब हमें कुछ भी नहीं दे रखा हो और सिंबल हमारा ऐसा हो तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। कई बार एग्जाम के अंदर क्या दिया जाता है कि ये दिया जाता है और यहां पे लिख देते हैं 3 लिख देते हैं भाई। ठीक है, क्या बता, अब की बार एग्जाम में आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहां पे 3 दे दिया जाए और जो बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई ये क्या है, इसकी पावर 1/2 है। जब यहां पे 3 दिया हुआ है इसका मतलब होता है इसकी पावर क्या होती है, 1/3। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे 0.343 और यहां पे दे दिया जाए 3, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोले तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है, 1/3 है। इसलिए आपको चेक करना है कि 343 क्या है, किसका क्यूब होता है। ये होता है क्यूब रूट होता है भाई, और जब पावर 1/2 हो तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, और 3 पावर होगी तो क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो आपको इसका क्यूब चेक करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलता है कि ये क्यूब किसका है, 7 का क्यूब है भाई। और नीचे वाला क्या है, 1000 है और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है।
और फिर इसको 1/3 इसकी टोटल पावर है। फिर हम इसको सोल्व करेंगे 7/10 की पावर 3 इंटू 1/3 और इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे 0.7 आ जाएगा भाई। ठीक है, आपको सोल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 7/10 यानी कि 0.7। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पावर क्या है, आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। ठीक है भाई, तो भाई इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1, 2, 3 और 20 तक का, और ये क्या है, डिवाइड बाई 7। यानी कि हमारे पास सम पूछा गया है, 1 से लेके 20 तक का सम करो और उसको 7 से डिवाइड करो। 20 तक का तो सम हम कर सकते हैं, जैसे 20, 19, 18, इसको भी थोड़ा टाइम लेके हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम के अंदर अब की बार अगर 20 है तो यहाँ पे अगर 50 दे दे तो 50 फिर 49 सबको ऐड करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा हमारा। इसलिए इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है कि नेचुरल नंबर की क्या है, ये सीरीज है और नेचुरल नंबर की सीरीज का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि समेशन n होता है जो नेचुरल नंबर के लिए होता है कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n क्या है कि नंबर कहां तक हमारा पूछा गया है, n यहाँ पे क्या है 1 से लेके 20 तक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका जो सम सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे, n प्लस 1, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से इसको सोल्व करेंगे, ये 10 आ जाएगा और ये ऊपर वाला जो सम है वो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। मतलब कि ये जो सम है ये है हमारा 210 है। अब 210 और नीचे क्या दिया गया, हमें 7 दिया गया है, इससे इसको सोल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को जो नेचुरल नंबर की जो सीरीज है उसका सम याद करना है कि सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जैसे आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछ लिया जाए जैसे कि 50 है, तो जो यहाँ पे 50 दे दिया जाए तो आपका सम क्या होगा, तो 50 में आप क्या करेंगे, 50 पुट करेंगे, फिर 51 पुट करेंगे, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर यहाँ से 25 आ जाएगा और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 25 यह आ जाएगा, 2 25 पंजा 125 और 2 127 आ जाएगा। यानी कि जो सम है वो कितना आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। और नीचे कोई इसका 5 का कोई मल्टीपल दे देंगे क्योंकि जो आंसर है वो डेसिमल में ना आए। ठीक है, अगर नीचे दे दिया जाए हमें 5 दे दिया जाए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 5 को 2 से करेंगे 10, 5 और 5 यानी कि 255 क्या आ जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको नेचुरल नंबर की सीरीज याद करनी है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे की जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होने वाला है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। क्या पूछा गया है कि 2/3 से कौन सा फ्रैक्शन इनमें से बड़ा है, तो आपको 2/3 को अगर इनमें सबसे बड़ा अगर फ्रैक्शन देखा जाए तो वैसे तो 6/7 ही है, तो 6/7 ही हमारा आंसर होना है। वैसे तो उन सब को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब में जो सबसे बड़ा 6/7 ही है। ठीक है, वैसे भी हम चेक कर लेते हैं 2/3 को क्या लिखते हैं भाई, 2/3 को 0.66 लिखते हैं भाई, 0.6 है। जैसे 1/2 को अगर सोल्व करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा और ये 0.4 में आने वाला है और ये अब किसको करेंगे तो 0.5 में आने वाला है और ये कितना है 7 से करेंगे तो यानी कि 0.8 आएगा। तो आपको पता है कि 0.6 से बड़ा कौन सा है, 0.8 है और ये सभी छोटे हैं तो ये आंसर नहीं होंगे। तो आंसर जो हमारा फोर्थ आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। जब भी हमें फ्रैक्शन चेक करना हो हम क्या करेंगे, उसको पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे या फिर जो भी ऑप्शन हमें दिए गए उसमें सबसे बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं, वही होगा हमारा। क्योंकि हमारे ऑप्शन एक ही ऑप्शन हमें चूज करना है, ऐसा नहीं, ऐसा हमारे एग्जाम में होता नहीं ए और बी दोनों या फिर ए बी सी तीनों, ऐसे हमारे ऑप्शन होते नहीं है। इसलिए एक ऑप्शन चूज करना है, या तो हमारे जितने भी ऑप्शन है उसमें हम सबसे बड़ा नंबर चूज कर लें, वही होगा, और छोटा पूछा गया तो सबसे छोटा नंबर चूज कर लें। तो इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि नंबर सिस्टम से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है
क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4 एंड 6 लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। हमें 4 अंकों का सबसे छोटे से छोटा नंबर हमें चूज करना है, जिसको हम 2, 3, 4, 6 से जब भाग करें तो हर केस में रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है वो 1 बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई। अब हमारे पास पूछा है सबसे छोटा नंबर, तो 4 अंकों का मुझे बताइए कि सबसे छोटा नंबर क्या है, तो वो आ जाएगा 1000 आ जाएगा 4 अंकों का। और सबसे बड़ा नंबर अगर पूछे तो कितना आ जाएगा 9999 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर 4 अंकों का क्या है 9999 है, और सबसे छोटा कितना है 1000 है यानी कि 1000 है। लेकिन आगे एक कंडीशन और दी हुई है कि जिसको 2, 3, 4, 6 से भाग करने पे हर केस में जो शेषफल है वो 1 बचे भाई। ठीक है, तो भाई कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि ऐसा नंबर जो 2 से भी भाग होना चाहिए, रिमाइंडर 1 बचे, 3 से भाग करें तो भी 1 रिमाइंडर बचे, 4 से करें तो भी 1 और 6 से करें तो भी 1। तो कहने का मतलब है कि हम 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 6 से करेंगे, इससे तो अच्छा हम क्या करें इन चारों नंबर के एलसीएम से उसको भाग कर दें। अगर इन चारों नंबर का एलसीएम क्या है, एलसीएम इन चारों नंबर का एलसीएम है 12, इन 4 नंबर का एलसीएम है भाई। यानी कि जो नंबर 12 से भाग होगा वो 2 से भी होगा, वो 3 से भी होगा, वो 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो हम देखते हैं भाई 1000 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं भाई। 1000 हो रहा है डिवाइड, यानी कि यहां से करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होगा 96 और फिर 0, 12 3 36, यानी कि 4 क्या है कि 996 क्या है पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो रहा है। लेकिन 1000 को डिवाइड करते हैं तो कितना 4 शेषफल बचता है भाई। लेकिन 996 तो क्या है 3 अंकों की है भाई संख्या, लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इससे कितना बड़ा, जैसे 4 हमारा शेषफल है तो इससे कितना बड़ा नंबर होना चाहिए जो 12 से डिवाइड करें, तो इससे अगर 8 बड़ा नंबर होगा, अगर नंबर 1008 हो तो 4 तो ये शेषफल है, 8 ये हो गया, तो 12 एक कम 12 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 1008 क्या है कि 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, क्या करना है कि रिमाइंडर 1 इन ईच केस, यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा 1 आना चाहिए। तो 1008 अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 1 चाहिए तो हम एक इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 1009। वो छोटे से छोटी संख्या है जिसको 2, 3, 4, 6 से अगर भाग किया जाए तो हर केस में जो शेषफल है जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा भाई। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर 1000, सबसे बड़ा नंबर 9999 है। फिर क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर ऐसे दिए हुए होते हैं उनका क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम का क्या होता है कि जो एलसीएम अगर उसको भाग करेगा तो वो नंबर 2, 3, 4, 6 से भी भाग होगा भाई। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका एलसीएम 12 है, तो 12 से इसको डिवाइड किया तो 996 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन 1000 को अगर करते हैं तो 4 शेषफल बचता है। तो इसके अंदर कितना 1000 के अंदर कितना और ऐड करूं कि मैं वो 12 से पूरा डिवाइड हो जाए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 4 रिमाइंडर है, 8 और ऐड कर देते हैं हम 12 के लिए, तो 1008 पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है। 1008 पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर हमारा कितना है 1 है। अगर हमें ये कह दे कि रिमाइंडर हर केस में हमारा 2 बचना चाहिए, अगर रिमाइंडर 2 होगा तो कितना हो जाएगा ये 1008 प्लस के 2, यानी कि 1010 हमारी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो वही हम इसका एलसीएम लेंगे जो भी नंबर दिया गया है और रिमाइंडर को फिर क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3.2 इंटू 3.2, 2.7 इंटू 2.7 प्लस 3.2 इंटू 2.7 और फिर 3.2 का क्यूब है और ये 2.7 का क्यूब है। मतलब हमें एक आइडेंटिटी दे दी गई है। आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 10 से 12 मिनट यहीं पे लग जाएंगे और एग्जाम के अंदर हम क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सोल्व करना होता है। 15 मिनट है, 15 क्वेश्चन है, तो 15 मिनट के अंदर हमें वो सब क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई। ठीक है,
तो भाई कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमें, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3.2 का क्या है क्यूब है और यहाँ पे 2.7 का क्या है क्यूब दे रखा है भाई हमें। तो भाई एक आइडेंटिटी होती है जिसके अंदर दिया होता है कि a की 3 माइनस के b की 3, a की 3 माइनस b की 3 का जो फार्मूला होता है a माइनस बी, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, सब पॉजिटिव होंगे। अगर यहीं पे दे दिया जाए, अब की बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए a की पावर 3 b की पावर 3, तो आप क्या करेंगे a प्लस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। इन दोनों आइडेंटिटी से आपके हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी नहीं पता वो क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है हम कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें उनका टाइम ज्यादा लग जाता है। तो देखिए a की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है नीचे, नीचे किस चीज का 3.2 का क्या बन रहा है क्यूब बन रहा है, यहाँ 2.7 का क्यूब बन रहा है। यहाँ पे क्या है 3.2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 2.7 का भी स्क्वायर है तो b का स्क्वायर, और फिर क्या है 3.2 इंटू 2.7 यानी कि ए बी ये बन रहा है। तो ये ऊपर वाली आइडेंटिटी हमारी काम करेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है a की 3 माइनस बी की 3। इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन के अंदर लगाया जाए तो क्या होगा, ऊपर वाला है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे वाला क्या आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि इस पूरे को जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 3.2, ऊपर वाले को एज इट इज लिखें 2.7 इंटू 2.7 प्लस 3.2 इंटू 2.7। नीचे वाले को क्या लिखेंगे भाई 3.2 ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलिए भाई a की 3 माइनस बी की 3, और इसको लिखेंगे 3.2 इंटू 3.2 प्लस 2.7 इंटू 2.7 प्लस 3.2 इंटू 2.7। ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई क्योंकि ये सेम है प्लस के अंदर, और नीचे आ जाएगा 3.2 से अगर 2.7 अगर माइनस किया जाए तो 0.5 आता है, जिसका मतलब होता है 10/5 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 2 उत्तर आएगा। अब आप लोगों को लग रहा है कि ये फॉर्मूला खोलते हुए हमें टाइम ज्यादा लग गया, तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपने माइंड से देखना है कि ये फॉर्मूला किसका है, a की 3 माइनस बी की 3 का है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी और स्क्वायर वाली टर्म आ जाएंगी, और यहाँ पे सेम टू सेम वो टर्म है जो a माइनस बी के मल्टीप्लाई में होके आती है। तो आपको डायरेक्ट करना है कि a माइनस बी, ऊपर वाली को नीचे वाली से काट देंगे, a माइनस बी करेंगे, a की वैल्यू 3.2 है, b की वैल्यू 2.7 है, दोनों को माइनस करेंगे 0.5 आएगा, और 1/0.5 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन में होता कि यहां पे तो हो जाता माइनस भाई और यहां पे हो जाता प्लस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगती, a की 3 प्लस b की 3, ये a की 3 प्लस b की 3 a प्लस b, तो फिर क्या आता है हमारा, फिर आता कि ऊपर माइनस वाली है तो ऊपर वाली कट जाती तो नीचे आता a प्लस b। a की वैल्यू कितनी आती भाई 3.2 और इसकी वैल्यु कितनी है 2.7, तो 3 और 2 5, तो 5.9 आ जाता, मतलब यानी कि 10/59 यानी कि 10/59 आ जाता भाई। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आइडेंटिटी से हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि परसेंटेज के ऊपर दिया हुआ है, और परसेंटेज का जो फुल कंसेप्ट है हमने हमारी क्लासेज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आप परसेंटेज के टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के लिंक फर्स्ट साइट एजुकेशन पे जा सकते हैं और वहां से परसेंटेज की सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक नंबर है जो कि 30% कम है किससे, बी नंबर से, और जो बी नंबर है वो 20% ज्यादा है किस नंबर से है, 150 से है। तो पूछा गया है कि ए की वैल्यू क्या है। तो भाई हमारे यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं, एक तो है 30% और एक है 20%। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। तो जब हम 100 में से बात करते हैं तो हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं। जैसे 20% की बात कर रहे हैं तो 100 में से 20 की बात करते हैं। अगर कोई संख्या
20% से बढ़ रही है, इसका मतलब 100 से कितनी हो रही है, 120 हो रही है। अगर कोई संख्या 20% घट रही है, इसका मतलब 100 से 80 हो रही है। तो 100 से 80 होना 20% का घटना, 100 से 120 होना मतलब 20% का बढ़ना होता है। ठीक है, फिर हम इसको फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। जैसे कि 20/100 है तो 20/100 यानी कि इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं मतलब 5। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज के अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर जो होता है उसको ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं और न्यूमरेटर के अंदर होता है वो परसेंटेज रिजल्ट मानते हैं। अगर हम कहें कि कोई संख्या 20% से बढ़ रही है, इसका मतलब संख्या पहले कितनी थी, 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर 20% से घट रही है तो पहले 5 थी, 5 में से 1 माइनस करते हैं तो कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि b इज 20% मोर देन दी 150, यानी कि ओरिजिनल संख्या कितनी थी, 150 थी और 150 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 150 है। तो 20% ज्यादा है भाई, तो b कितना है, 20% ज्यादा है। अगर 5 की वैल्यू 150 दी हुई है तो कितने गुना है भाई, इसकी 30 गुना है। तो 6 का 30 गुना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। कहने का मतलब है b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारी है 180। ओरिजिनल वैल्यू 150 थी, 150 में अगर 20% की वृद्धि होती है तो कितना आता है, 180 आता है, जो कि b की वैल्यू है। फिर ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या दी गई है, a इज 30% लेस देन दी अनदर नंबर b, a 30% कम है। 30% का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कि 30% है, 30% को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 3/10 आता है। ठीक है, अगर b अगर 10 है तो a कितना है, 7 है, यही तो 30% है। 10 से 7 होना मतलब 30% का घटना होता है। तो 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 10 से b की वैल्यू कितनी है, 180 है। 10 की वैल्यू है 180, तो मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है। तो कितने का मल्टीपल है भाई, ये 18 का मल्टीपल है। 18 को 10 से करेंगे 180, तो इसको भी 18 से करेंगे तो 18 7 कितना आ जाएगा, 126। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a की वैल्यू है हमारी कितनी है, 126 है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट जानना है तो आप हमारे चैनल के लिंक पे जाइए और वहां से परसेंटेज की सभी वीडियो देखिए और फिर आपको परसेंटेज का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 5/4 ऑफ b, b इज इक्वल टू 2/10 ऑफ c, फाइंड दी a रेशियो b रेशियो c। आपके पास a और b का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, 5/4 है। b और c का भी अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 2 और 10 है। और फिर पूछा है कि a का अनुपात, b का अनुपात और c का अनुपात निकालिए भाई। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तीनों नंबर लिख लेने हैं भाई, a, b और c। ठीक है, फिर देखिए कि a बाई b कितना दिया हुआ है हमें, 5/4 है। अगर b 4 है तो a 5 है, इसका मतलब a 5 है तो ये कितना है, 4 है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है b/c दिया हुआ है भाई हमें, b/c क्या है, कितना है भाई, 2/10 है भाई। ठीक है, तो b कितना है, 2 है, तो b अगर 2 है तो c कितना है, 10 है। ठीक है, लेकिन एक जगह तो हमारा b कितना है, 4 है और एक जगह कितना है, 2 है, लेकिन b की तो कोई एक ही वैल्यू हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज से मल्टीप्लाई करके आप b की वैल्यू को सेम बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको हमें 4 बनाना है। तो 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं, b/c, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2 को 2 से करेंगे 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 5 4 और ये आ जाएगा 20, 2 से करेंगे तो a/b/c क्या आएगा, 5 4 और 20। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको पता है कि a/b का रेशियो 5/4 है, b/c का रेशियो 2/10 दे रखा है, इसलिए हम इसको b को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 20 आ जाते हैं। अब a की वैल्यू चेक कीजिए, a की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे b की और c की वैल्यू चेक करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 5, b की वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है तो 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन को
सोल्व किया जा सकता है। If 40 chairs are bought for the Rs 10,000 then how many chair must be sold for the 10,000 so as to gain the 60%। क्या दिया गया है कि 40 कुर्सियां हैं भाई, उनका जो खरीदी गई हैं कितने में खरीदी गई हैं भाई, 10,000 रुपए में खरीदी गई हैं। फिर पूछा गया है कि कितनी चेयर्स बेची जाएं कितने रुपए में, 10,000 रुपए में, ताकि उसको क्या हो 60% का प्रॉफिट हो भाई। प्रॉफिट लॉस का हमारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 40 चेयर का जो आप सीपी निकाल रहे हैं या फिर कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो कितना है भाई। अगर 40 चेयर्स का जो सीपी है वो कितना है 10,000 है भाई, यानी कि 10,000 रुपए है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक चेयर का सीपी कितना है भाई, तो आप ये कहेंगे 10,000 को मैं किससे 40 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई, ये 250 रुपए आ जाएगा। यानी कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है 250 रुपए है। फिर आपको क्या कहा गया है कि कितनी चेयर बेची जाए कितने रुपए में, 10,000 रुपए में, ताकि उसको 60% का प्रॉफिट हो। तो हम प्रॉफिट यहीं से निकाल लेते हैं भाई। मुझे एक चेयर का कॉस्ट प्राइस पता है, अब मैं क्या करूंगा सेलिंग प्राइस निकालता हूं भाई, एक चेयर का सेलिंग प्राइस, ताकि उसको क्या हो 60% का प्रॉफिट हो भाई। अगर 250 रुपए का अगर 160% अगर मैं निकाल दूं डायरेक्ट, जैसे कि 60% प्रॉफिट मतलब 100 में 60 का ऐड होना, यानी कि 160% इसका मैं निकाल देता हूं भाई। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और फिर कितना आ जाएगा, ये 400 रुपए आ जाएगा भाई। यानी कि एक जो कुर्सी का है वो क्रय मूल्य है 250 और विक्रय मूल्य कितना है 400 है। तो बताइए कि भाई 10,000 रुपए में कितनी कुर्सियां बेची जाएंगी। जब आपको पता है कि एक कुर्सी 400 रुपए की है और टोटल जो पैसे कितने हैं भाई 10,000 रुपए हैं, तो इसको 400 से डिवाइड कर दीजिए, उतनी कुर्सियां आ जाएंगी भाई हमारी। 4 से करेंगे तो 25 इसका उत्तर आ जाएगा भाई। यानी कि 25 कुर्सियां 10,000 रुपए में बेची जाएंगी तो उसको क्या होगा 60% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा भाई, ठीक है। एक बार फिर से इसको बता देते हैं। 40 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, एक का निकालेंगे 250 आ जाएगा। फिर हमें प्रॉफिट दे रखा है 60%, तो 60% प्रॉफिट होना यानी कि 100 से 160 होना। तो अगर निकालते हैं तो 250 का अगर 160% निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर हमें पैसे दिए हुए हैं भाई 10,000, तो 10,000 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएंगी कुर्सियां आ जाएंगी भाई, ठीक है। तो भाई दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द पीयूष मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यानी कि पीयूष क्या करता है कि किसी एक वस्तु का जो प्राइस है वो 30% ज्यादा मार्क कर देता है भाई उसके कॉस्ट प्राइस से। फिर क्या करता है ही सेल्स द आर्टिकल फॉर द 780 और फिर उस आर्टिकल को 780 रुपए में बेच देता है। आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट, एक डिस्काउंट भी देता है साथ में, कितने का 20% का डिस्काउंट देता है। फिर क्या कहा गया है व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फिर आपके पास पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि एक तो आपको 30% दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 20%, ठीक है। तो फिर अगर आपने परसेंटेज का अगर टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो आपको क्या है फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आप सबसे पहले परसेंटेज का टॉपिक पढ़िए और फिर आप प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि हर 100 में से हम बात करते हैं। अच्छा दो चीजें हैं कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है जब तक आपको दिया ना जाए। लेकिन जब आप डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है और जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो यहां पे दिया गया है कि पीयूष मार्क्स दी कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा मार्क कर देता है। तो मैंने मान लिया कि भाई जो कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है वो कितना है 100 रुपए है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया कि 100 रुपए। तो वही जो उसका मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है 30% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ मार्केट प्राइस कितना है 30% ज्यादा, मतलब 100 से 30% ज्यादा होना मतलब 130 हो जाएगा भाई, ठीक है। इफ ही सेल्स दी आर्टिकल, फिर उस आर्टिकल को 780 रुपए में बेच देता है, लेकिन एक डिस्काउंट है कितने का है 20 रुपए का, 20% का डिस्काउंट है। तो 20% का डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो इसके ऊपर अगर डिस्काउंट निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस उसके ऊपर निकालेंगे तो इसका 130 का 20% डिस्काउंट हुआ तो कितना बचा भाई हमारे पास 80%। तो 80% के ऊपर ये बेच दिया।
तो ये इसको सोल्व करते हैं तो 104 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस 130 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20% डिस्काउंट के बाद 104 होगा। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 780 दिया हुआ है। 104 की वैल्यू 780 दी हुई है, तो इसको कट करते हैं भाई, 13 से करते हैं, 13 8 104, 13 छिके 78। जब इसको 4 से सोल्व करेंगे, 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 30 है। लेकिन हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें चाहिए वैल्यू 100 की, तो 100 की वैल्यू चाहिए तो 4 का कितना गुना होता है? 100, 25 गुना होता है, तो ये 100 हो जाएगा। और यहां से भी 25 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 750 है तो फिर मार्केट प्राइस 30% इससे ज्यादा होगा, और फिर 20% अगर डिस्काउंट इसके ऊपर देंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है कितना आ जाएगा? 780 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? वो है 750। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि एवरेज के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। द एवरेज एज ऑफ द 11 प्लेयर्स एंड देयर कोच इज 33 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 5 प्लेयर्स इज 29 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ द लास्ट 6 प्लेयर इज 30 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द कोच? क्या दिया गया है कि 11 खिलाड़ी हैं, एक उनका कोच है, उनकी सबकी जो एवरेज दी हुई है कितनी दी हुई है? 33 साल दी गई है। फिर कहा गया कि जो पहले 5 खिलाड़ी हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है? वो 29 साल है। और फिर जो लास्ट के जो 6 प्लेयर्स हैं यानी कि खिलाड़ी हैं उनका जो एवरेज वो कितना है? 30 है। तो पूछा गया है कि भाई कोच की आयु बताइए। भाई ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको कैलकुलेशन से कर सकते हैं, एक तरीका है कि आप इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि आप बताइए कि भाई अगर आपको एवरेज दे रखा है तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमें एवरेज कितना दे रखा है? 33 दे रखा है भाई, और ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई? जैसे कि ये सम है और ऑब्जर्वेशन कितनी है? ऑब्जर्वेशन यहाँ पे खिलाड़ी है भाई, खिलाड़ी और कोच है, यानी कि 11 खिलाड़ी हैं और एक उनका कोच है, तो टोटल कितने हुए भाई? हमारे 12 हो गए। तो 12 हो गए भाई। तो एक तरीके से आप यहाँ पे सम निकाल सकते हैं, पहले जो दिया हुआ है। फिर 5 खिलाड़ी हैं उनका सम निकाल सकते हैं, फिर 6 खिलाड़ी हैं उनका सम निकाल सकते हैं। मतलब पहले 12 का सम निकालेंगे, फिर 5 और 6 खिलाड़ियों का 11 का सम निकालेंगे, और फिर 12 के सम से 11 का सम जब माइनस करेंगे तो वो एज ऑफ कोच आ जाएगी। जैसे कि किस प्रकार आएगी? जैसे कि 12 है तो 12 का जो सम निकालेंगे 33 के हिसाब से निकालेंगे तो 33, यानी कि ये तो टोटल एज आ गई सभी की। फिर 5 खिलाड़ी का जो एवरेज है वो कितना है? 29 ईयर्स है, तो 29 ये भी माइनस कर देते हैं। फिर 6 खिलाड़ी और बचे हैं, तो 6 खिलाड़ी का एवरेज दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। जब इसको सोल्व करेंगे तो एज ऑफ कोच आ जाएगी। एक तो ये तरीका है कैलकुलेशन से जब हम सोल्व करें। अगर हम इसे कुछ ट्रिक के साथ सोल्व करें तो इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सोल्व किया जा सकता है। किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई? तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो एज ऑफ कोच है वो भी कितनी है? जो उनका एवरेज दे रखा है वो कितना है? 33 ईयर्स है। तो मैंने मान लिया कि जो कोच की जो एज है वो भी कितनी है? 33 है। तो 12 जो टोटल संख्या है 12 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। तो एज ऑफ कोच भी मैंने मान ली कि 33 है। फिर दिया गया है कि 5 प्लेयर्स का जो एवरेज है वो कितना है? 29 है भाई, 29 से। और जो बाद के 6 खिलाड़ी हैं उनका एवरेज कितना है? वो 30 है भाई। अब आप देखिए कि अगर मैं कोच की एज को 33 मानता हूं तो भाई कितना कम है? अगर 12 संख्याओं का एवरेज 33 है, 5 का एवरेज 29 है, 6 का एवरेज 30 है, तो मुझे ये बात बताइए कि ये कितना कम है भाई? 33 से देखें तो -4 कम है। जब एक संख्या के ऊपर 4 कम है तो मुझे बताइए कि 5 संख्याओं पे सम कितना कम होगा भाई? -20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि ये एवरेज कितना है? 30 है, लेकिन टोटल एवरेज कितना है? 33 है। तो कितना कम है भाई? -3 कम है, यानी कि 3 कम है भाई। एक संख्या के ऊपर सम 3 कम है, तो बताइए 6 संख्याओं पे कितना कम हो जाएगा? तो 6 3 18,
यानी कि टोटल सम कितना, माइनस के 38 कम हो जाएगा। अगर कोच की एज अगर 33 ईयर्स होती तो जो खिलाड़ी हैं 11 खिलाड़ी हैं उनका जो सम है वो माइनस के 38 कम होता। इसका मतलब क्या हुआ कि कोच की एज है वो 33 तो नहीं है। अब ये जो 38 सम है ये 11 खिलाड़ियों को छोड़ के और किसी की वजह से आया होगा, तो ये जो ये माइनस है ये किस में ऐड होगा, ये कोच की एज में ऐड होगा। तो कोच की हम मान लेते हैं कि 33 तो हमने एज्यूम की थी, यहां पे हमारा सम माइनस क्या है यानी कि 38 कम आया है, तो वो 38 वेट किसका होगा, वो कोच का होगा भाई। जब इसको ऐड करेंगे 8 और 3 11, 3 3 6 और 1 7 यानी कि 71 ईयर्स आ जाएगा। अगर यहां पे 38 अगर ज्यादा आता तो हम क्या करते कि उससे माइनस कर देते। अगर सम ज्यादा आता है तो एवरेज से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अगर ये सम अगर कम आता है तो एवरेज के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम एज ऑफ कोच निकाल सकते हैं। तो आप पहले वाला जो कैलकुलेशन वाला मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड को एक बार फिर से बता देते हैं। क्या दिया गया है कि भाई जो 12 प्लेयर्स का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, जिसमें एक कोच भी है, 33 ईयर्स है। तो मैंने मान लिया कि जो कोच की एज है वो भी 33 है। फिर देखा कि 5 खिलाड़ियों का जो एवरेज है वो 29 है। तो भाई 33 से कितना कम है, 4 कम है। एक खिलाड़ी पे 4 कम है, 5 खिलाड़ियों पे कितना सम कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगर ये 30 है, 6 खिलाड़ियों का 30 है तो कितना कम है, 3 कम है। एक खिलाड़ी पे 3 कम है तो 6 खिलाड़ियों पे कितना हो जाएगा, 18 कम हो जाएगा। मतलब कि जो खिलाड़ियों का जो एवरेज है वो 33 जो दे रखा है, तो वो माइनस सम है उसका जो 38 कम आ रहा है, वो 38 कम आ रहा है। वो 38 एज किसकी है, वो कोच की है। तो 33 के अंदर 38 ऐड कर देंगे तो 71 हमारा क्या आ जाएगा, एज ऑफ कोच आ जाएगी। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी से रिलेटेड सभी वीडियोज हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे अवेलेबल हैं, जो कि एसएससी सीजीएल के लेवल तक की हैं भाई। ठीक है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के लिंक फर्स्ट साइट एजुकेशन पे जा सकते हैं और वहां से सभी वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 8,000 फॉर द 2 years एट द रेट ऑफ द 2.5% पर एनम। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है और रेट हमें दी हुई है। अब जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 6 या 7 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर हम इसको जल्दी जल्दी सोल्व करें तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। अच्छा भाई हमारे पास 8,000 है, 8,000 का अगर मैं 2.5% पहले साल के लिए निकालता हूं, 2.5% दूसरे साल के लिए निकालता हूं, तो इसको अगर सोल्व करता हूं तो कितना होता है, 2.5% 1/40 होता है और 40 से इसको करूंगा तो 200 आ जाएगा, ये भी 200 आ जाएगा। फिर इसका 1/2.5% यानी कि 1/40 निकालता हूं यानी कि 5 आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, 400 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और 405 हमारा क्या आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर हमने प्रैक्टिस पहले से की हुई है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जिसके ऊपर प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, यानी कि हमारा मूलधन सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल को कुछ टाइम पीरियड के बाद चेंज कर देते हैं। ठीक है, या फिर ईयरली के ऊपर 1 साल के बाद हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर ब्याज ऐड कर देते हैं, एक अलग से प्रिंसिपल जनरेट कर देते हैं और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज की बात होती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है। और जब प्रिंसिपल हमारा सेम रहता है और हर साल के लिए जो हमारा इंटरेस्ट है अगर सेम रहे तो यानी कि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो भाई हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है, 8,000 दे रखा है भाई हमने। अगर मैं कहूं कि पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए भी सेम होगा, दूसरे साल के लिए भी सेम होगा। अगर यहां से मैं 2.5% की रेट के साथ निकालता हूं इसको, 2.5%,
तो 2.5% को अगर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आता है 2.5 डिवाइड बाई 100 यानी कि 25 और ये आ जाएगा 1000 यानी कि 1/40। मतलब कि 8000 का 1/40 हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 200, दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 200। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा आ गया भाई 400 रुपए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पहले साल के लिए तो हमारा इंटरेस्ट आ चुका है, लेकिन दूसरे साल के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट पहले से आया है उसके ऊपर एक बार फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ब्याज के ऊपर ब्याज निकालो। तो हम क्या करते हैं कि इसका भी 2.5% निकालते हैं। 2.5% यानी कि 40, तो 200 डिवाइड बाई 40 कितना आ जाएगा 5। तो 200 200 400 और 5 यानी कि 405 क्या आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, CI आ जाएगा, ये SI आ जाएगा। फिर डिफरेंस पूछे कोई तो दोनों को माइनस करते हैं तो 5 आता है, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। तो जो 2 साल का कंसेप्ट है इसमें क्या है 2 साल है और 3 साल का कंसेप्ट है, ये सब हमने हमारी क्लासेज के अंदर डिस्कस किया हुआ है भाई। ठीक है, चलो भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन देखते हैं भाई। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि ए मैन ट्रेवल्ड दी 4 इक्वी डिस्टेंस ऑफ दी 3 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति है जो कि 4 समान दूरी चलता है। कितनी चलता है 3 किलोमीटर की चलता है। ठीक है, जो पहला 3 किलोमीटर अगर वो चलता है कितनी स्पीड से चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। जैसे कि 3 किलोमीटर चला भाई वो 0 से लेके 3 किलोमीटर तक कितनी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब 3 से 6 चला है 3 किलोमीटर चला है कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से। अगली जो 3 किलोमीटर है वो 30 किलोमीटर पर आवर से, और जो अगली 3 किलोमीटर है वो किस स्पीड से चला है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है भाई। ठीक है, तो आपके पास पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी भाई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी या फिर कोई कार, ट्रेन या फिर किसी के द्वारा भी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम भाई। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या है 0 से लेके 12 तक है भाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 12 हो गई भाई। जैसे कि एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी हो गई भाई डिस्टेंस 12 हो गई। अब डिवाइड बाई में टोटल टाइम, यानी कि जो ये टाइम पूछा गया है 0 से लेके 3 किलोमीटर तक का टाइम पूछा गया है, फिर 3 से 6 किलोमीटर तक का टाइम पूछा गया है, फिर 6 से 9 तक का पूछा गया है। तो किस प्रकार निकालेंगे, जैसे हमारे पास डिस्टेंस और वेलोसिटी है भाई, तो डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 10 की है, 3 डिस्टेंस है स्पीड फिर 20 की हो गई, फिर अगले 3 किलोमीटर के लिए फिर 30 की स्पीड हो गई, फिर हो गई 40 की हो गई भाई। तो भाई ये क्या है, ये एवरेज स्पीड है भाई। तो इसको सोल्व करिए भाई, तो 12 तो ऊपर आ जाएगा भाई, और यहां से क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे भाई। हम 3 जैसे हमने कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ये 1/20 आ जाएगा, ये 1/30 आ जाएगा, और ये 1/40 आ जाएगा। तो भाई इस प्रकार के एक्सप्रेशन को किस प्रकार सोल्व करते हैं भाई, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इसका 120 एलसीएम आ जाएगा। तो 120 अगर इसका एलसीएम है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे कि 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 120 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 120 से अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 से इसको करेंगे तो ये 12 आ जाएगा भाई, 20 से इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, 30 चौका 120 आ जाएगा, और 40 तिया 120 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करेंगे भाई। तो फिर आ जाएगा ये 120 ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये 12 इंटू 120 डिवाइड बाई 3 इंटू 12 और 6 18 और 4 22 और 3 कितना आ जाएगा 25। तो 5 से करें 5 25 और ये आ गया 24। ठीक है, 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24 और 12 अट्ठे 96 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.2 क्या आ जाएगा हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और जिसकी यूनिट क्या होती है भाई, अब कोई साइंस का स्टूडेंट है वो तो यूनिट लिखेगा, लेकिन आपके एग्जाम में तो मैथमेटिक्स का अगर एग्जाम है तो यूनिट नहीं पूछी जाएगी भाई। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे इतनी स्पीड
किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो सारी स्पीड दी गई है या फिर जो डिस्टेंस दी गई है किलोमीटर पर आवर के अंदर है भाई। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी 19.2 किलोमीटर पर आवर। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है भाई। अर्थमेटिक का जो सबसे इजी से इजी टॉपिक है वो कौन सा है, वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत ही इजी है और क्वेश्चन कुछ ही सेकंड के अंदर सोल्व किया जा सकता है। तो पहले इसको समझते हैं भाई। तो सबसे पहले हम मानते हैं भाई टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है भाई, काम कितना है। टोटल वर्क किस प्रकार निकाला जाता है, जो भी हमें दिन दिए हुए होते हैं उनका एलसीएम लेके हम निकालते हैं भाई। तो भाई टोटल वर्क को क्वेश्चन में दिया गया है F प्लस M, दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं भाई, 8 दिन के अंदर करते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई 8 दिन के अंदर करते हैं। फिर हमें दिया गया है कि भाई जो F अकेला है कितने दिन के अंदर काम करता है, 12 दिन के अंदर करता है भाई। एक काम है जिसको 2 व्यक्ति मिलके तो 8 दिन में करते हैं और एक व्यक्ति अकेला है वो 12 दिन के अंदर करता है। तो पूछा गया कि भाई दूसरा व्यक्ति अगर उस काम को अकेला करे तो कितने दिन के अंदर पूरा करेगा। तो भाई हमें अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि टोटल वर्क किस प्रकार निकालने। तो जो भी हमें दिया होता है जैसे कि 8 दिन और 12 दिन, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं भाई। एलसीएम को क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 8 और 12 का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा भाई, 8 और 12 का एलसीएम यानी कि 24 आ जाएगा भाई। तो 24 हम मान लेते हैं कि 24 क्या है, टोटल काम है भाई। टोटल वर्क कितना है, 24 है। तो 24 काम को F और M मिलके 8 दिन के अंदर करते हैं। तो बताइए कि भाई एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं। टोटल काम 24 है, 8 दिन के अंदर करते हैं। तो एक दिन के अंदर कितना काम हो गया, 3 काम हो गया भाई। अगर यहां पे इस काम को ये 12 दिन के अंदर करता है, 24 काम है, तो एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 2 करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F और M एक दिन में 3 काम करते हैं, लेकिन F अकेला कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो M कितना करेगा भाई एक दिन के अंदर, M एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा भाई, 1 काम करेगा। लेकिन टोटल काम कितना है, 24 है। तो एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 काम है, तो 24 काम के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 24 डेज लगेंगे भाई उसको। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का जब भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो उससे आपका नंबर नहीं कटना चाहिए भाई। आपको क्या करना है, देखना है कि टोटल काम किस प्रकार निकाला जाता है। तो आप दिन देखिए भाई, एक जगह 8 दिन दिए हुए हैं, एक जगह 12 दिन दिए हुए हैं। दोनों का एलसीएम लीजिए भाई, 24 आ जाएगा। 24 टोटल काम है और F और M 8 दिन के अंदर करते हैं। अगर 24 काम को 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं दोनों मिलके। यहां पे एक दिन में 2 काम करता है, क्या करता है, F करता है। तो बताइए कि एक दिन में 3 काम तो दोनों मिलके करते हैं, 1 2 करता है, तो M कितना करेगा भाई, 1 करेगा। एक दिन में 1 काम तो 24 काम 24 दिन के अंदर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो भाई आपने देखा कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के पूछे गए हैं भाई। एडवांस के अंदर एक नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 4 6 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। एक तो एडवांस का क्वेश्चन वो था और एक एडवांस का क्वेश्चन जो अब हम करने वाले हैं। तो भाई पूरी अगर देखें आप मैथ, 15 नंबर के मैथ में 13 नंबर का अर्थमेटिक, 2 नंबर का एडवांस। तो भाई जो आपके दिल्ली पुलिस के अंदर है वो क्या होता है कि अर्थमेटिक का ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है और एडवांस से कम पूछा जाता है। इस शिफ्ट के अंदर जो 5/12/2017 को एग्जाम हुआ था इसमें तो अर्थमेटिक ज्यादा आया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, जो 6 तारीख को पेपर हुआ था, 7 तारीख को जो पेपर हुआ था, यानी कि जितने भी जो शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं उन सबको आगे आने वाली क्लासेज के अंदर डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर हम एनालिसिस करेंगे कि अर्थमेटिक ज्यादा है या फिर एडवांस ज्यादा है। चलो वो हम आगे आने वाली क्लासेज के अंदर देखेंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि एडवांस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड इन इट। रेशियो पूछा गया है भाई, किसका है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, और फिर क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल कहां पे है, जो आपका स्क्वायर है उसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया हुआ है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन का रेशियो किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं भाई। अब मान लेते हैं आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है भाई।
स्क्वायर वही तो होता है। मान लिया कि स्क्वायर की एक साइड है 2a, अगर फिर क्या होगी, चारों साइड 2a 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 हो जाएंगे भाई। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो सर्कल किस तरीके से इंस्क्राइब्ड होगा, इसी तरीके से होगा भाई। ये इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड हो गया भाई। अब आपको दिखाई दे रहा है सर्कल का डायमीटर क्या है भाई, सर्कल का डायमीटर कितना है, 2a है भाई, पूरा 2a है। तो अगर डायमीटर 2a है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। अब आप बताइए कि भाई जो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है भाई, स्क्वायर है 2a का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल बताइए भाई, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई ए स्क्वायर भाई, पाई ए स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, 4a स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 और ये 22/7 आ जाएगा, और 7 चौके कितना आ जाएगा 28 रेशियो 22, और ये करेंगे तो 14 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या था, यानी कि 14:11 हमारा क्वेश्चन का आंसर है भाई। तो भाई देखिए एडवांस का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले निकालना है, कोई भी साइड एज्यूम करनी है भाई आपको, तो कर लेंगे भाई। आप 2a मान लिया तो 4a स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और फिर पाई ए स्क्वायर इसके अंदर जो सर्कल इंस्क्राइब्ड है उसका एरिया हो गया, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 14:11 आ जाता है भाई। तो भाई हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि जो कि आपके दिल्ली पुलिस एसएससी ने दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछे हैं, जो कि 5/12/2017 को हुआ था भाई। ठीक है, और हमने इन सभी क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लिया है भाई, क्या नाम है कि ज्यादा नहीं तो 50 या 60 मिनट हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करने में लग गए। हमने आपको क्या किया है, कंसेप्ट सिखाया है, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट सिखाया है, और अगले एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो ये 15 यानी कि 15 क्वेश्चन है वो 15 मिनट के अंदर ही सोल्व हो सकते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए हमें, हमारी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को 40 या 50 सेकंड के अंदर सोल्व कर दें भाई। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो के अंदर 13 क्वेश्चन तो हमने अर्थमेटिक के किए हैं, 2 क्वेश्चन हमने एडवांस के किए हैं। अब आगे आने वाली वीडियोज के अंदर जो कि दिल्ली पुलिस की जो और शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उनके अंदर देखते हैं कि भाई जो अर्थमेटिक और एडवांस का क्या रेशियो रहता है, क्या अनुपात है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो भाई हम अपनी अगली वीडियोज के अंदर मिलते हैं भाई। अगर आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।